नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के रायबरेली दौरे की, राहुल के खिलाफ केस करने वाले को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, देखेंगे एनटीए की एक और परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी को, हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट को, जानेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक्शन मोड में सीबीआई, नीट पेपर लीक मामले में बिहार से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पेपर लीक करवाने में शामिल होने का है आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर माधव किन्हालकर ने सभी पदों से दिया इस्तीफा, इंडिया में हो सकते हैं शामिल। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल, तिहाड़ में बंद है आप विधायक जैन। शेयर बाजार में तेजी, 391 अंकों की तेजी के साथ 80,351 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 112 अंकों की तेजी के साथ 24,433 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक नई यात्रा पर हैं। वो लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान राहुल पार्टी कार्यकर्ताओं समेत शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार वालों से भी मिले। तो राहुल के इस दौरे में क्या कुछ रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। राहुल भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक नई यात्रा पर निकल पड़े हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी अलग अलग जगह जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को भी बांट रहे हैं। इसी क्रम में राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी ने बछरावा के चिरुवा मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान राहुल ने रायबरेली में कीर्ति चक्र सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। भुए मऊ गेस्ट हाउस में उनके साथ चाय पी। राहुल ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। बता दें कि करीब 40 मिनट तक राहुल ने अंशुमान के परिवार से बात की। मुलाकात के बाद कैप्टन की मां मंजू ने बताया अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। इस पर राहुल ने उन्हें कहा कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें बेटे पर गर्व है, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। जिन्हें हम टीवी पर देखते थे उनके साथ बैठकर चाय पी, हमारा इतना सम्मान किया। राहुल जी ने मदद का भरोसा दिया। उनसे काफी देर तक बात हुई। उन्होंने कई वादे किए, उम्मीद है पूरे भी होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने शहीद स्मारक पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों से मिले। दोपहर को वो रायबरेली के एम्स अस्पताल पहुंचे और यहां पर भर्ती मरीजों, डॉक्टरों से बातचीत की। बता दें कि 1 महीने में राहुल गांधी का ये दूसरा रायबरेली दौरा है, जबकि उत्तर प्रदेश का ये उनका तीसरा दौरा है। एक तरफ राहुल गांधी पीड़ितों से मिल रहे हैं, जिससे सरकार परेशान दिखाई दे रही है। राहुल को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार हो रही है, लेकिन बीजेपी लगातार इस मामले में फेल हो रही है। एक वकील ने तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट में घेरने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने वकील को ही खरी खरी सुना दी। तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गई। राहुल की सदस्यता छीनने के लिए वकील अशोक पांडे ने याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील पांडे की याचिका को खारिज करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद अशोक पांडे ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और जुर्माना माफ करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने जुर्माना माफ करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गवई ने पांडे को ऐसी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई और कहा, इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। जस्टिस गवई ने वकील पांडे को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसके बाद आपने एक शब्द भी आगे बोला तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाने वाले वकील से जस्टिस गवई ने सवाल कर दिया कि अब तक कितने PIL दाखिल किए हैं और कोर्ट ने कितने मामलों में आप पर जुर्माना लगाया है। इस पर पांडे ने कहा कि मैंने 200 PIL दाखिल किए हैं। वकील पांडे का जवाब सुनकर जस्टिस गवई नाराज हो गए, तो दूसरी तरफ वकील पांडे लगातार दलील देते रहे कि मुझ पर लगाए गए जुर्माने को वापस लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पांडे की कोई दलील नहीं सुनी। जस्टिस गवई ने कहा कि अब आप यहां से जाइए, अगर आप पोडियम नहीं छोड़ेंगे तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। या तो आप कोर्ट रूम छोड़कर जा रहे हैं या फिर हम आपको कोर्ट की अवमानना का नोटिस दे रहे हैं। इतने पर भी जब पांडे कोर्ट छोड़ने को राजी नहीं हुए तो जस्टिस गवई ने भड़कते हुए कहा,
अब आप जाते हैं या मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं। इसके बाद वकील पांडे ने कहा कि वो कोर्ट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जुर्माना वापस ले लें। साफ है, राहुल को घेरने की कोशिश अशोक पांडे पर ही भारी पड़ गई। बात कोर्ट मार्शल तक पहुंच गई। साफ है, राहुल को घेरने की कोशिश करना खुद को ही मुसीबत में फंसाने जैसा हो रहा है। वैसे इस समय मुसीबत में देश के छात्र भी फंसे हुए हैं, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। नीट पेपर लीक का मामला तो पहले से ही सुर्खियों में है। अब 16 मई को हुई CUET UG की परीक्षा भी सवालों में आ गई है, जिसकी आंसर की रिलीज होते ही हंगामा मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। नीट घोटाले और तमाम सरकारी परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद को लेकर NTA पहले ही कटघरे में है कि अब एक और परीक्षा को लेकर गड़बड़ी सामने आई है। हम बात कर रहे हैं CUET UG परीक्षा की। NTA ने 16 मई को ये परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसकी आंसर की अब रिलीज हुई है। बता दें कि इस आंसर की में तमाम विषयों के कुल मिलाकर दर्जनों प्रश्नों के गलत आंसरों को सही बताकर जारी किया गया है। इसको लेकर सैकड़ों छात्रों ने सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। एक छात्र विशाल भौमिक ने बताया कि गूगल पर सही उत्तर तलाश करने के बाद उनके 122 नंबर आ रहे थे, लेकिन NTA की जारी की गई आंसर की से टैली करने पर उन्हें केवल 26 अंक मिल रहे थे। इससे समझा जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर आंसर की में गड़बड़ियां की गई हैं। इसके साथ ही NTA से छात्रों और उनके पेरेंट्स को और एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल NTA का कहना है कि अगर छात्रों को किसी प्रश्न को लेकर दावा आपत्ति करनी है तो उन्हें 200 रुपए प्रति सवाल भुगतान कर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, और अगर छात्र की आपत्ति सही भी होती है तो एजेंसी द्वारा छात्र को ही इस बात से अवगत नहीं कराया जाएगा कि उसकी आपत्ति को स्वीकार किया गया है कि खारिज। ऐसे में NTA की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ियों से छात्रों का मनोबल तो गिर ही रहा है, तो वहीं छात्रों के परिजनों को भी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। एक बार फिर NTA सवालों से घिर गया है, तो सवाल हाथरस की घटना पर SIT की रिपोर्ट पर भी उठ रहे हैं। हाथरस हादसे को लेकर यूपी पुलिस का उदासीन रवैया सामने आया है। 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद राज्य सरकार ने SIT गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, योगी सरकार को सौंप दी गई है। तो क्या है इस रिपोर्ट में? क्यों SIT की रिपोर्ट ही आ गई सवालों में? हाथरस मामले को हफ्ता भर हो गया है। इस मामले में 121 लोगों की जान चली गई थी। पिछले दिनों राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी। राहुल ने सरकार से अपील की थी कि पीड़ितों के मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए और उन्हें हर संभव मदद दी जाए। इस मामले में सरकार की तरफ से SIT का गठन किया गया था। SIT ने मामले की जाँच कर 300 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आते ही विवादों से घिर गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र तक नहीं किया गया है, जिनके कार्यक्रम में ही ये हादसा हुआ था। भोले बाबा को छोड़कर बाकी सभी को कहीं ना कहीं घटना के लिए जिम्मेदार माना गया है। आयोजकों के साथ प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जिनकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने सिकंदरामऊ के SDM, CO और तहसीलदार समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में लगभग 121 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। प्रशासन का दावा था कि आयोजकों की तरफ से सही जानकारी नहीं दी गई थी, तो दूसरी तरफ आयोजकों की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रशासन से सत्संग की अनुमति ली गई थी। इस बीच भोले बाबा के वकील AP सिंह ने तो इसके पीछे साजिश का एंगल ही जोड़ दिया है। SIT की रिपोर्ट में भोले बाबा का जिक्र ना होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल लोगों की सुरक्षा का है। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं देश की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। जम्मू में एक बार फिर सैनिकों को निशाना बनाया गया है। सेना के ट्रक पर हमला किया गया है। एक महीने में 5 से ज्यादा हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद PM मोदी के खोखले दावों की पोल भी खुलते हुए नजर आ रही है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद से ही जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर जम्मू की वादियां धमाकों के शोर से गूंजने लगी हैं। सोमवार यानी 8 जुलाई को सेना के काफिले पर एक और हमला हुआ है। देशद्रोहियों ने एक बार फिर सेना के वाहन को निशाना बनाया है। उन्होंने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन हमलावर जंगल में भाग गए, जिसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हैं। प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 3 दिनों के भीतर ये आर्मी पर दूसरा हमला है। ऐसे में मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। 9 जून को जहां एक तरफ PM मोदी संसद में शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के रियासी में हमलावरों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया। पिछले 1 महीने में लगभग 5 बार हमलों की खबर सामने आई है।
2023 में भी ऐसी कोशिशें हुई थी जब जम्मू में 43 वारदातें हुई थी। पीएम मोदी संसद में दावा करते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति कायम हो गई है। इन घटनाओं का सिलसिला कम हो गया है। यहाँ तक कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग किया, ये दावा करते हुए कि अब ये क्षेत्र पहले से काफी सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने पीएम मोदी के खोखले दावों की पोल खोल दी है। घटना को लेकर दुख जताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि लगातार हो रहे हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं किसानों ने भी मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले किसानों का इंडिया के साथ नया गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। संसद के इस सत्र से पहले किसानों ने विपक्षी सांसदों से संपर्क साधा है। तो क्यों इंडिया के साथ किसानों की मुलाकात ने बढ़ाई मोदी सरकार की धड़कनें? देखिए ये रिपोर्ट। संसद के पहले सत्र में जबरदस्त बहस के बाद अब मॉनसून सत्र में भी सदन का पारा हाई होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बार के सत्र में एनडीए सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना पहला और पूर्ण बजट पेश करेगी। इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, तो वहीं किसान इंडिया गठबंधन के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। किसान और इंडिया का नया गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है और इस गठबंधन ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि किसान अब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में तो उनकी नहीं सुनी, लेकिन अब उनकी सारी उम्मीदें इंडिया गठबंधन से हैं। किसानों ने इंडिया के सांसदों से अनुरोध किया है कि वो संसद में एमएसपी की गारंटी को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। बता दें कि संसद में विपक्ष उन मुद्दों पर प्राइवेट बिल ला सकता है जिन्हें वो अहम मानता है, और अगर दोनों सदनों में वो बिल पास हो जाता है तो फिर सरकार उसे लागू भी करती है। अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल कानून में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में किसानों ने विपक्षी सांसदों से संपर्क साधा है। विपक्ष पहले से ही किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी पहले स्थान पर रखी थी। किसानों का कहना है कि इस बार सरकार को अपने बजट में किसानों को एमएसपी की गारंटी देते हुए उनके कर्ज माफ करने की घोषणा करनी चाहिए, जिसके बाद अब एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस बार संसद में भी किसानों का मुद्दा गूंजने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। किसान और इंडिया गठबंधन साथ आ गए हैं। ऐसे में सिर्फ संसद ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे सवाल पीएम मोदी से उनके रूस दौरे को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। दरअसल इस समय रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो गया है और ये लड़ाई थमती नहीं दिख रही है। पीएम मोदी के रूस पहुंचने पर ये और तेज होती दिखाई दे रही है। ऐसे में पूरी दुनिया के निशाने पर पीएम मोदी आ गए हैं। राहुल गांधी भारत के अलग अलग कोनों में पीड़ितों से मुलाकात करने की यात्रा में हैं, तो पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। पीएम के आगमन पर रूस ने उनके स्वागत में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और इस बार अस्पताल भी रूस का निशाना बने। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव व उसके आसपास के शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 29 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर पीएम मोदी सवालों से घिर गए हैं। इस दौरान पीएम के नाम पर एक बड़ा ही चर्चित विज्ञापन फिर वायरल हो रहा है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पाप। दरअसल पीएम के इस दौरे को लेकर अमेरिका ने भी मांग की थी कि भारत यूक्रेन की संप्रभुता के मुद्दे पर रूस से बात करे। एक तरफ भारत से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिशों की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ पीएम के दौरे के साथ ही रूस के हमले और तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक देश की दो तस्वीरें, एक हवाई बातें और हवाई यात्राएं करने वाले की, तो दूसरा
जमीन से जुड़ा और देश के दर्द को समझने वाले की। मोदी मणिपुर को भूल गए, लेकिन राहुल गांधी कल मणिपुर में मोहब्बत की दुकान लेकर पहुंच गए ताकि मणिपुर जिंदा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।